करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। सेंटर प्रमोट्स द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन एज होम ग्रोन अल्टरनेटिव टू जीपीएस। आपको पता है जीपीएस क्या है, आपको नेविगेशन बताता है, रास्ता बताता है, रूट बताता है, उसी तरह लेकिन जो जीपीएस है वो यूएसए बेस्ड है, लेकिन जो नेविक है वो इंडियन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो सेंटर क्या कर रहा है, स्मार्टफोन ऐसे बना रहा है सो दैट हम क्या कर सके, उसमें जो यूजर्स हैं वो नेविक सपोर्ट कर सके, उस सिस्टम को इंस्टॉल कर सके इन न्यू डिवाइसेस फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। इस मूव का एम ये है कि हमें क्या करना है, जो हम फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम पे डिपेंडेंट है वो हम खत्म करें। ठीक है, पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारा रिस्क है, क्योंकि हम फॉरेन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी वो लोग क्या है हमारा डाटा भी चुरा लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल रिमूव द रिस्क ऑफ द सर्विस बीइंग विड्रॉन और डिनाइड इन अ गिवन सिचुएशन। कभी कभी अगर कुछ टाइम आ गया, इंडिया यूएसए का डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी आ गया, अगर यूएसए ने मना कर दिया कि नहीं हम आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो एकदम से सब सिस्टम ठप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर से स्मार्टफोन्स को इस तरह का बनाया जा रहा है जिसमें हम अपनी इंडियन जो नेविक है उसको हम इंस्टॉल कर सकें। नेविक है क्या, अब आप देख सकते हो, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैंड एलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया इसरो के द्वारा। इसके अंदर 8 सैटेलाइट है जो इंडिया का पूरा लैंड मैश शो करती है और नियर अबाउट बाउंड्रीज़ को 1500 किलोमीटर तक की बाउंड्रीज़ को भी शो करती है। इस सिस्टम को पहले IRNSS बोला गया था, दैट इज़ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। प्रेजेंटली वर्ल्ड में 4 तरह के सैटेलाइट सिस्टम है। एक है जीपीएस जो कि यूएसए से है, ग्लोनास है जो कि रशिया का है, गैलीलियो है वो यूरोपियन यूनियन का है और बियोडियो चाइना का है। ठीक है, इन एडिशन 2 रीजनल सिस्टम है, जैसे इंडिया का नाविक हो गया और QZSS जापान का हो गया। ठीक है, अब नेविक की एप्लीकेशंस क्या क्या है, इससे हम क्या क्या नेविगेट कर सकते हैं, सारा टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैराइन ये सब कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेज कर सकते हैं, व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं, फ्लीट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मोबाइल फ़ोन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग कर सकते हैं। इसमें इसको मोबाइल फ़ोन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रिसाइज टाइमिंग फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा इसमें विजुअल और वॉइस नेविगेशन भी है। ठीक है, जैसे आप देखते हो जीपीएस में आप वॉइस इंस्टॉल करते हो तो आपको बताते हैं टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, उस तरह। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कमिट्स ₹7,385 करोड़ अंडर द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स इंडिया इन्वेस्टमेंट इन 88 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो गाइस ये जो न्यूज़ इकोनॉमिक में कवर होगी, अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने ये बोला है कि अगर हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इस फील्ड में हमें नियर अबाउट और इन्वेस्ट करना होगा 11,000 करोड़ रुपीज़ 720 स्टार्टअप्स में। ठीक है, तो जो स्टार्टअप्स में अभी कितना फंड और इन्वेस्ट करना होगा, 11,000 करोड़ तक। इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा तो FFS, दैट इज़ द फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स, और उसको ऑलरेडी इंक्रीज देखने को मिला बाय मोर देन 10 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ये फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स का मतलब क्या है, एक तो फंड आपको मिल ही रहा है स्टार्टअप्स के लिए, एक उनका फंड। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में, सो दैट हम क्या कर सके, जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड कर सके। इसको अनाउंस किया गया था जब ये बोला गया था इसको 10,000 करोड़ रुपये का वैल्यू दिया जाएगा अंडर द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल, सपोर्ट दिया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इस स्कीम के अंदर सपोर्ट उनको दिया जाता है एक्सटेंडेड टू जो भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वो। और ये फर्दर कहाँ पे सपोर्ट करती है कि इनको स्टार्टअप्स को। ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी हम फंडिंग किसको दे रहे हैं, AIF को दे रहे हैं, और वो आगे फंडिंग किसको दे रहे हैं, स्टार्टअप्स को दे रहा है, तो फंड ऑफ स्टार्टअप हो गया। ठीक है, तो इस सिडबी क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है इसका, इससे क्या क्या कैपिटल बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगी स्टार्टअप्स के लिए, उनके पास मतलब पैसे की कमी नहीं होगी, डोमेस्टिक कैपिटल ईजिली आप रख सकते हो, फॉरेन कैपिटल से डिपेंडेंस कम होगी, और हम डोमेस्टिक को न्यू और लोगों को हम एनकरेज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से समझ में आ रहा है, अल्टरनेटिव है कि कोई ऐसी प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, मतलब क्या इंडिया से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, एक तरह का ट्रस्ट से आ सकती है, कंपनी बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी है, किसी से भी आ सकती है, फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉई वेलफेयर ट्रस्ट, ग्रेजुएटी ट्रस्ट, इनको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में नहीं कवर करते, तो ये भी पता रहना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कुछ टाइप्स होती हैं, 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में करते हैं, SMEs करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में जो सोशली इकोनॉमिकली वाइबल हो। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी 2 होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी इक्विटी, शेयर मार्केट में या डेब्ट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, इस तरह का बॉन्ड का। कैटेगरी 3 होती है वो इन्वेस्टमेंट जो आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न दे रही है। ठीक है, विच इज़ अचीव बाय एम्प्लॉइंग द कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इस एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एक्सपीरियंसेस ट्रिपल डिप ला नीना फिनोमिना। तो गाइज ये ज्योग्राफी में कवर होगा क्योंकि एक तरह का ये मानसून का पैरामीटर है। इंडिया में एक एक्सटेंडेड स्पेल देखने को मिला ला नीना का, जिसे हम ट्रिपल डिप भी बोलते हैं। देखो गाइज, अगर तो एल नीनो आ रहा है तो हम इंडिया में मानसून बेकार रहता है, लेकिन ला नीना रहता है तो इंडिया के लिए फेवरेबल रहता है मानसून। ट्रिपल डिप ला नीना एक फिनोमिना होता है जो 3 विंटर सीजन तक रहता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता होना चाहिए
ये थर्ड टाइम है आफ्टर 1950 जब ट्रिपल डिप ला नीना देखा गया है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ला नीना देखने को मिल रहा है, अगर इस साल के एंड तक चला, तो ये सेंचुरी का फर्स्ट ट्रिपल डिप ला नीना बन जाएगा। ला नीना हो गया एक वेदर पैटर्न होता है, पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब ईस्टर्न में क्या होता है, यहाँ पे जो ये वेस्टर्न है पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कंपैरेटिवली कोल्डर रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और ये हॉटर रहता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर इस पर डेवलप हो जाता है और यहाँ पे बारिश कम होती है, और यहाँ लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ बारिश ज़्यादा आती है। ये एल नीनो का अपोजिट होता है, जहाँ पे वार्म एसिस्टिस रहती है, ठीक है, मतलब उल्टा रहता है। उसमें क्या होता है, वेस्टर्न में कोल्ड रहता है एल नीनो में, और इधर ठंडा हॉट रहता है। इम्पैक्ट क्या होता है? अच्छी रेनफॉल आती है इंडिया में, ह्यूरिकेन्स और साइक्लोन अटलांटिक ओशन में रहते हैं, एंड बे ऑफ बंगाल में भी। ड्राउट कहाँ आते हैं? लेकिन पेरू, इक्वेडर और हैवी फ्लड्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाई टेम्परेचर रहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक, इंडियन ओशन और सोमाली कोस्ट में, ठीक है। तो आपने देखा किसका कहाँ फ़ायदा है, किसका कहाँ नुकसान है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड द जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022 रिपोर्ट बाय द एरिना। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट पे डाटा प्रोवाइड किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन से हम कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया के रेटेड फाइंड निकले थे कि इंडिया 500 गीगावाट के गोल पे है, जिसमें उसने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्रिएट करना है 2030 तक। इसकी वजह से 3.4 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इंडिया 18% हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, फॉलोड बाय द ब्राज़ील। और क्या फाइंडिंग्स है? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर नियर अबाउट 12.7 पीपल लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है 2021 में, ये वर्ल्ड वाइड आ गई है। सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। वुमेन का जो शेयर है वो वर्कफोर्स में अभी तक कम है, पर्टिकुलर स्किल्ड जॉब्स में। रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि जो हमें स्टैंडर्ड्स चाहिए, लेबर की क्वालिटी चाहिए रॉ मटेरियल की माइनिंग एंड प्रोसेसिंग में या हैंडलिंग में, वो अभी भी कम है। फाइन, मतलब इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं मिल रहा है हमें। ट्रेड डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, कुछ जियोपॉलिटिकली कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अपनी चीज़ों को, रॉ मटेरियल को अपनी लोकल रख रहे हैं, ठीक है। टू एनहेंस रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल शॉक एंड टू बूस्ट द डोमेस्टिक वैल्यू क्रिएशन एंड जॉब, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रही है रिन्यूएबल सेक्टर में बाय 2021, ठीक है। सोलर पीवी सेल से इतनी आ रही है 217, ठीक है, 217,000, ठीक है। लिक्विड बायोफ्यूल से 35,000 आ रही है। हाइड्रो पावर से इतनी आ रही है। विंड पावर, सोलर हीटिंग कूलिंग, सोलर बायोमास, बायोगैस, जियोथर्मल पावर और CSP, और टोटल कितनी है? 863,000। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन टू पुश फॉर द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आया है कि उसने बोला कि कोई भी पार्टीज पार्टीज विद एनी परमानेंट पोजीशन विल बी इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेटिक। मतलब कि अगर कोई भी पार्टीज विद एनी परमानेंट पोजीशन विल बी इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेटिक। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी में? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, उनको इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसी पार्टी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है दो घर में बात होगी तो वो इंटर हो गया, ठीक है, लेकिन एक ही घर के अंदर डेमोक्रेसी चल रही तो वो इंट्रा हो गया। वो होता है जब कुछ पार्टी मेंबर्स के अंदर कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है। इसको हम नर्चर सिटीजन्स भी बोलते हैं। इट इज़ यूजली नॉन टू नर्चर सिटीजन पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, ताकि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और अच्छा बना सकें। फाइन, अब सिग्निफिकेंस क्या होता है इंटरनल डेमोक्रेसी का? क्लोज पार्टी ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर इम्पैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स टू इक्वली पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इससे हम क्या करते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी जितनी अच्छी होगी तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन रहता है। देखो, अगर पता चले, सपोज करो आपके घर में आप 10 लोग हो, अगर हर चीज़ में सिर्फ एक ही बंदे की चलने लगी, ठीक है, चाहे वो गलत भी हो चाहे सही हो, तो वो दोनों चीज़ों के लिए खतरा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि क्योंकि एक बंदे के पास पावर आई को तो सेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज क्या होती है? हम हर बंदे को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर इंटरनल डेमोक्रेसी अच्छी होगी तो उससे क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहता है, ठीक है। ओपिनियन अच्छे बने क्योंकि हर बंदे को अपना ओपिनियन देने का मौका मिल रहा है, ठीक है। यूथ को आप मोटिवेट कर सकोगे, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, ठीक है। चैलेंज क्या है? कहीं ना कहीं लीडरशिप डिटरमिन करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्टी की जो कंपोजिशन होती है वो कंप्लीटली ओपन नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन 1951 कभी भी इंटरनल इलेक्शन को मैंडेटरी नहीं करता। ECI कभी भी पॉजिटिव एक्शन नहीं ले सकता इंटरनल डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब एक पार्टी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब कौन सा MP MLA शिफ्ट हो रहा है किसी और पार्टी में, उसके अंदर ECI को कोई लेना देना नहीं है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द 2 हज़ार्डस पेस्टिसाइड रिकमेंड फॉर द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अभी ये जो PIC प्रोसीजर है रोटरडम कन्वेंशन के अंडर होते हैं, मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हम it is a mechanism of formally obtaining and disseminating the decisions of importing party on their willingness to receive further shipment of the hazardous chemical। नेक्स्ट सपोज करो अगर हम केमिकल्स हैं, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है किसी भी कंट्री से, ठीक है,
तो उसको ऑब्टेन करने नहीं करने ये एक प्रोसीजर होता है कि किस प्रोसीजर से आप लेते हो, ठीक है। अगर आपको शिप चाहिए केमिकल्स की तो आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा, और एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्म करते हो, कंसेंट लेते हो, ठीक है। रिकमेंडेशन दी गई थी केमिकल रिव्यू कमेटी के द्वारा 2000 पेस्टिसाइड के लिए, एक इप्रोडाइन एक टर्बीफोस है। अभी दोनों केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इप्रोडाइन एक फंगाइसाइड होता है जो वाइन्स, फ्रूट, ट्रीज एंड वेजिटेबल्स पे यूज़ किया जाता है, और इसको कार्सिनोजेनिक भी बोलते हैं और टॉक्सिक भी होता है फॉर रिप्रोडक्शन। टर्बीफोस एक सोइल इंसेक्टिसाइड होता है और यूजली कहाँ पे यूज़ होते हैं, किसकी फसलों पे, सोरगम, मेज, बीट एंड पोटैटो। इनको फाउंड किया गया कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को रिस्क पहुंचाते हैं क्योंकि टॉक्सिक होते हैं। इंडिया में इनका केमिकल्स का जो यूज़ था वो 2015 तक ही परमिट किया गया था बाय 2015 अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट के द्वारा इसको परमिट कर दिया गया था, और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टर्बीफोस का, ठीक है। रोटरडम कन्वेंशन ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके अंदर बताती है कि ट्रेड किस तरह से करना है हजार्डस केमिकल्स में। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीआईसी प्रोसीजर। मतलब रोटरडम कन्वेंशन की जो भी पार्टीज हैं उनको इन सबके चीज़ों को क्या करना पड़ता है, लीगली मानना पड़ता है। इसके अलावा कवर करती है पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स को जो भी बैन किए गए हैं, ठीक है। सीआरसी सब्सिडरी बॉडी है रोटरडम कन्वेंशन की, जिसको एस्टेब्लिश इसलिए किया गया ताकि वो केमिकल और पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन को रिव्यू कर सके एज अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। फाइन। अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंड, अभी के जो करंट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दी गई अगले 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रही है, बदल रही है, उसका रेट अप डाउन जा रहा है और ग्लोबली अनसर्टेन है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो ड्यू डेट थी उसको सितंबर 30 तक एक्सटेंड कर दी थी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है कि एक तरह का गाइडलाइंस का सेट है किस तरह से आप चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इसको फॉर्मुलेट किया जाता है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हर 5 साल में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साउदर्न रेडीनेस। अभी के रिसेंटली जो इंडियन नेवल शिप है सुनमिया, उसको वो एंटर किया पोर्ट विक्टोरिया सीचल्स में ताकि वो एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सके ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है जिसके अंदर हम सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी प्रमोट करते हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज को अटेंड किया जा रहा है बाय मैनी अदर कंट्रीज लाइक यूएस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, एंड शिप पार्टिसिपेट की जा रही है फ्रॉम यूके, स्पेन एंड इंडिया, ठीक है। तो डेलीगेशन कहाँ से, शिप कहाँ से, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक इंडियन नेवल शिप टर्किश है जो कि पहली विजिट की है अपना टू गबोन एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग डेवलपमेंट इन गल्फ ऑफ गिनी फॉर एंटी पायरेसी पेट्रोल। फाइन। नेक्स्ट है साइन लर्न। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंडियन साइन लैंग्वेज को ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है साइन लर्न। साइन लर्न एक इंडियन साइन लैंग्वेज के डिक्शनरी पे बेस्ड है जिसके थ्रू आप, जिसके अंदर 10,000 वर्ड्स हैं, इसमें ईजिली आप अवेलेबल की जाएगी सो दैट आप पब्लिक ईजिली इसको असेस कर सके। जल दूत ऐप डेवलप की गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसके अंदर हम सिलेक्टेड विलेजेस में ग्राउंड वाटर लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस ऐप से जो ग्राम रोजगार सहायक हैं वो वाटर लेवल मेज़र कर सकते हैं अपने कुओं का ट्वाइस अ ईयर। डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का पार्ट होगा और जो मनरेगा प्लानिंग एक्सरसाइज का। वाइट फ्लाई क्या है, वाइट फ्लाई का अटैक होता है राबी क्रॉप में और ये राजस्थान में देखा गया है। एक तरह का पेस्ट ऑफ कॉटन है जो कि लीव के अंदर की जो अंदरली साइड क्या करता है, अटैक करता है, उसकी यील्ड कम कर देता है। इससे एक डिजीज़ भी हो रही है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़, और ये लीफ के सैप पे बैठ जाता है और वहाँ पे एक फिर फ्लूइड रिलीज करता है जो कि जिसकी वजह से ब्लैक फंगस वहाँ पे आ जाती है। माधव नेशनल पार्क, टाइगर को भी रीइंट्रोड्यूस किया है माधव नेशनल पार्क में मोर देन 60 डेज आफ्टर दे वर लास्ट इन देयर। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, और इसको नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था 1958 में। सक्या सागर, माधव सागर, 2 लेक्स और मध्यकेरा डैम भी यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे जो फ्लोरा है वो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल टाइडिसीडियस मिक्स फॉरेस्ट और ड्राई थॉर्नडोरस भी है। करधाई यहाँ पे मोस्टली ट्री पाया जाता है। फोना है तो कुछ स्पीसीज यहाँ पाई जाती है जैसे नीलगाय, चिंकारा, चाओसिंगा, और कुछ डियर्स हैं जैसे चीतल एंड सांबर। फाइन। नीला क्रिंजी फ्लावर्स, रिसेंटली के जो नीला क्रिंजी फ्लावर्स हैं उनको देखा गया है चंद्रद्रोणा माउंटेन्स में कर्नाटका में आफ्टर 12 ईयर्स। ये वेस्टर्न घाट से बिलोंग करते हैं, जनरली तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में ब्लूम होते हैं। इसका ये ग्रो करता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 to 2400 मीटर। ये हर 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। हाइवर जो ब्लूमिंग सीजन होता है वो अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी भी कर सकता है ड्यू टू द चेंजिंग वेदरिंग पैटर्न। रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम आरटीआई एक जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद इसरो। इसको इंस्टॉल किया जाएगा लोकोमोटिव्स में सो दैट हम ऑटोमेटिक ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक कर सकें कब कहाँ पहुंची है। इसके अंदर ट्रेन मूवमेंट ऑटोमेटिकली प्लॉट करेगी कंट्रोल चार्ट में और आपको बता देगी कहाँ पे कब है। आरडीएस को डिजाइन किया गया है सो दैट हम लोको टू लोको कम्युनिकेशन डायरेक्ट कर सके टू हेल्प ट्रेन ऑपरेटर ड्यूरिंग हार्श वेदर एंड द अवॉइड कोलिजन। अवगास 100 गवर्नमेंट ने अभी एक इंडिजीनियस डेवलप इसको किया है। ये स्पेशल एविएशन फ्यूल है जो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाएगा और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा तो ऑफकोर्स हाई एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, और इसको डेवलप किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा।
नेक्स्ट है बत्तुकामा फेस्टिवल। यूनियन मिनिस्टर अभी मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उन्होंने अनाउंस किया कि बत्तुकामा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा एट द इंडिया घाट। बत्तुकामा एक फ्लावर फेस्टिवल होता है जिसको तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एज पर द सतवना कैलेंडर ड्यूरिंग द नवरात्रि, जिसमें हम बत्तुकामा को ऑनर करते हैं। बत्तुकामा लाइव गिवर है कि इन्होंने दिया था विद वुमेन और उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं फॉर प्रोस्पेरिटी इन अ गुड ईयर। ये मोस्ट यूनिक फेस्टिवल है तेलंगाना को, इसको वुमेन जो इस रीजन की वुमेन है वो सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे 27 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स कवर हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब चले बाय, टाटा।